सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया एंड ऑलमोस्ट हमें 1480 रुपये के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक क्लोज हो चुका है। अभी एचडीएफसी बैंक को लेकर बहुत सारे लोगों के ढेर सारे डाउट्स नजर आ रहे हैं कि सर अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें तेजी कब आएगा, फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल कब आएगा। ये गिरावट दोस्तों पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है जिसके द्वारा हमें रिजल्ट्स के द्वारा ही हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक का पिछले 1 सालों का भी अगर आप चार्ट देखोगे ना तो यही आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले भी बहुत बार हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आता है ना तभी तभी कंपनी के अंदर गिरावट होने लगता है। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस फेस किया गिरावट हुआ, फिर रेजिस्टेंस फेस किया गिरावट हुआ, थर्ड बार भी रेजिस्टेंस फेस किया गिरावट हुआ। और अभी जो गिरावट हमें हो रहा है ना ये गिरावट हमें रिजल्ट्स की वजह से है। जो रिजल्ट्स कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया था वो रिजल्ट कोई बुरा नहीं था, लेकिन मार्केट को जो एक्सपेक्टेशंस थे वो एक्सपेक्टेशंस हमें एचडीएफसी बैंक के द्वारा बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया गया। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस का अगर फुलफिल नहीं होता ना तो मार्केट क्या करता है दोस्तों, बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसी वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 12% तक की गिरावट नजर आ रही है। अभी देखना एचडीएफसी बैंक की अगर बात की तो कंपनी का मैक्सिमम का मैंने चार्ट ओपन किया है, यहाँ 5 सालों का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर आप लगातार दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक लेवल्स के अंदर एक रेंज के अंदर हमें एचडीएफसी बैंक करंटली ट्रेड कर रहा है। नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करता है, वहां से गिरावट होता है, फिर नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट लेता है। तो यही पैटर्न हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रहा है। सिमिलर पैटर्न हमें बहुत सारी कंपनीज के अंदर नजर आ रहा है। जैसे अभी एचडीएफसी बैंक इस लेवल्स को ब्रेक करेगा ना वैसे आप समझ सकते हो बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें नजर आ सकती है। और सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा टारगेट हमें दिया गया था। अभी अगर आप देखोगे क्या निवेश करने का मौका है, 100% दोस्तों निवेश करने का मौका है। क्योंकि ये कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ये कंपनी बिल्कुल भी लोगों को परेशान नहीं करता, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन किन लोगों को, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं ना उन लोगों को कंपनी कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं देता। क्योंकि ओवरऑल अगर आप एचडीएफसी बैंक का हर एक पैरामीटर चेकआउट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम नजर आता है, लेकिन लंबे समय के अंदर प्रॉब्लम नजर नहीं आता। जहां कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 कंसिस्टेंटली कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो लगातार ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक का अगर आप प्रॉफिट भी चेकआउट करेंगे ना फिर 2019 से लेके 20, 21, 22, 23 लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ है एंड लगातार कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे ना वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर आएंगे। ये प्रॉब्लम्स कोई लंबे समय के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्योंकि कंपनी का भी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा होगा ना तो कंपनी का चार्ट नीट एंड क्लियर है, बहुत अच्छा खासा है। क्योंकि जैसे जैसे बीच बीच में बहुत बार दोस्तों गिरावट भी हुआ है। एचडीएफसी बैंक का मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो बीच बीच में बड़ी गिरावट हुआ है। एक जो गिरावट नजर आया था वो 2008 में आया था रिसेशन के द्वारा। उसके बाद हमें बैंकिंग सेगमेंट के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, उसके बाद गिरावट हुआ था। फिर कोविड के द्वारा 2020 में भी गिरावट हुआ था। और करंटली अगर आप देखोगे यही कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रही, कंपनी अच्छा खासा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही। तो कहीं ना कहीं निवेश करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बहुत अच्छा खासा बुलिश व्यू के साथ साथ हमें टारगेट भी दिया गया है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट हमें दिया गया है एंड ऑफ 2024 तक कंपनी लेवल्स हमें अचीव कर सकता है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है। और कहीं ना कहीं बहुत बार हमने शेयर भी किया था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो ना तो एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। एचडीएफसी बैंक को पहला प्रेफर देना क्योंकि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न भी प्रोवाइड करके देती है। तो जिस हिसाब से सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे जिनका नाम है जेफरीज, तो जेफरीज के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और टारगेट अगर आप देखोगे तो 2100 रुपये तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर टारगेट दिया, इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन उसके साथ साथ 1900 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंपनी का जो रिजल्ट्स था ना प्रॉफिट्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके साथ साथ रेवेन्यूज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो कंपनी का मार्जिन है ना एचडीएफसी बैंक के अंदर मार्जिन के अंदर हमें प्रॉब्लम था, जिस वजह से मार्केट ने बुरी तरीके से रिएक्ट किया है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो यह है कंपनी का Q3 का रिजल्ट यानी कि दिसंबर 2023 का रिजल्ट। रेवेन्यूज के अंदर प्रॉब्लम नहीं था, इनकम के अंदर प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था, अर्निंग पर शेयर के अंदर प्रॉब्लम था
और मार्जिन्स के अंदर हमें प्रॉब्लम था। मार्जिन्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 40% तक की गिरावट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर 10-12% भी गिरावट होता है तो भी मार्केट दोस्तों रिएक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर तो 40% तक की गिरावट हुआ तो मार्केट का दोस्तों 100% रिएक्ट करेगा ही करेगा। इस वजह से गिरावट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी गिरता है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी होता है, वैसे वैसे लगातार दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई लोग करते हैं। तो करंटली क्या हमें HDFC बैंक के अंदर निवेश करना चाहिए? 100%। लेकिन क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे? अगर आप लंबे समय के अंदर होल्ड करने वाले हैं तो ही कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले तो बिल्कुल भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कोई कंपनी रिटर्न नहीं देगा। तो HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो आने वाले सालों में कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी थी ना, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? वो कंपनीज क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स दोस्तों प्रोवाइड करता था। लेकिन अभी HDFC बैंक ने भी ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन्स प्रोवाइड करने की कोशिश लगातार दोस्तों कर रहा है। तो आप समझ सकते हो, जो भी कंपनी, जो भी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स हमें प्रोवाइड करेगा, वो भी स्पेसिफिक होम लोन्स, उन्हीं कंपनीज को, उन्हीं बैंक्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं इन सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करे, तो आने वाले सालों में कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम HDFC बैंक के अंदर नज़र नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आता है तो कंपनी क्या कर सकता है? खुद को होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से गिरावट के अंदर मिलता है ना, तो इसे निवेश करने का 100% मौका होता है, एक बिग अपॉर्चुनिटीज होती है। तो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए निवेश करना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया और 1150 रुपए के आसपास हमें इसकी क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जब से हमें टाटा टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आया है ना, तब से लगातार कंपनी गिरावट के ही अंदर दोस्तों मिल रहा है। जहां अभी तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 12% तो शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल बेसिस की पर 17 से 18% तक की गिरावट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर नजर आ रही। तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। इतना तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो टाटा टेक्नोलॉजी है ना, वो सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की। यानी कि टाटा मोटर्स ने बहुत सारे शेयर्स पहले से खरीदारी करके रखा है टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज को होगा, उतने शानदार तरीके से बेनिफिट टाटा मोटर्स को भी नजर आएगा। तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100% आपको समझ में आएगा कि कंपनी बिजनेस क्या करता है। बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर तो ये आपको नजर आएगा कि ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करता है, ओवरऑल इनका इन डिटेल के अंदर बिजनेस क्या है, तो देखिएगा, जान लेते हैं। इट हैज डेवलप्ड अ स्पेशलाइज्ड एंड फुल व्हीकल डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर बोथ BEV and PHEV. It was responsible for the full vehicle development of VinFast electric vehicle model VF6 and VF7. It worked on ICE to EV, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन। ये कंपनी क्या करता है, इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, टाटा टेगोर का और टाटा टियागो का। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो इनका बिजनेस है ना, वो बहुत अच्छा है। ऑल्सो इट हैज की रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्रू इट डीप एंगेजमेंट विद JLR, यानी कि जैगवार लैंड रोवर का भी अच्छा खासा बेनिफिट हमें कंपनी को होता है। उस सेगमेंट के अंदर भी कंपनी काम करता है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। यहाँ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कंपनी बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। तो जितना ज्यादा हमें EV सेगमेंट के अंदर बूम नजर आएगा, उतने शानदार तरीके से टाटा टेक्नोलॉजीज को भी इसका बेनिफिट नजर आएगा। उसके साथ साथ एंकर क्लाइंट्स ग्रोथ मोमेंटम, द कंपनी प्लान for the electric vehicle model launches coupled with JLR plan in area will help the company, यानी कि जैसे जैसे कंपनी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल हमें लॉन्च करेगा, JLR का भी प्लान है एरिया के अंदर, उसके भी शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा टेक्नोलॉजीज को नजर आ सकता। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आ रहा है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट कब आने वाला है? बेसिकली अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा डेट भी हमें मेंशन किया गया है। तो इसका जो रिजल्ट्स आने वाला है, जिसका डेट नोट करना 25 जन 2024। तो 25 जन 2024 इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, और इसी दिन हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो आप समझ सकते हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कंपनी रिजल्ट कैसा प्रोवाइड कर सकता है या फिर कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी। अगर आप इसका ईयरनर बेसिस अगर आप परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे, तो जो कंपनी का सेल्स है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, क्योंकि पहले 1900 करोड़ से बढ़ के हो चुका था 2500 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अगर आप चेकआउट करेंगे
तो 260 करोड़ से बढ़ के 350 करोड़ हो चुका था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है एंड रेवेन्यूज के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है। उसके साथ साथ कंपनी का ओवरऑल 2020 से परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ ही दोस्तों नजर आए हैं। आप देख सकते हैं 2800 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़, 3500 करोड़ से बढ़ के 4400 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑब्जर्व करेंगे तो 250 करोड़ से बढ़ के 450 करोड़ और 450 करोड़ से बढ़ के 624 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और कंपनी का रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ जो डेटा अभी तक हमें नजर नहीं आया था, जो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, वो हमें अपडेट हो चुका है। अभी बेसिकली ये अपडेट उनके वेबसाइट्स के ऊपर किया गया है, तो आप देख सकते हो। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपडेट हो चुका है। प्रमोटर्स के पास 55% का स्टेक है, एफआईएस के पास 2%, डीआईएस के पास 2.5% और पब्लिक इस कंपनी के अंदर 40% तक होल्ड कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी पब्लिक हमें इस कंपनी के अंदर बाइंग कर चुकी है। तो टाटा टेक की अगर बात की तो जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है और इनका मानना है कि ये कंपनी बहुत ही कम समय के अंदर 1360 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। और करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 16% तक की रैली तेजी नजर आ सकती है। और ओवरऑल बेसिस की पर इनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, द ब्रोकरेज ओपिनियंस दैट द टाटा टेक्नोलॉजी इज अ play and electrification, the brokerage estimate that the company could exploit the huge potential the industry offer as the electric action theme could drive $35 billion of incrementation outsource auto ER&D spend over financial year 2023 से लेकर 2027। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सेगमेंट इनका बहुत अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा खासा रोल हमें इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले कर सकते हैं, जिस वजह से टाटा टेक को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है ना, वो भी अच्छे खासा आ सकते हैं, बहुत अच्छे खासा नजर आ सकता है। तो क्या अभी करंटली हमें टाटा टेक के अंदर बाइंग करना चाहिए? अभी देखेगा कितने दिन बचे हुए, ऑलमोस्ट हमें 4 दिन बचे हुए हैं। तो करंटली दोस्तों वेट करना, पहले कंपनी का रिजल्ट जान लीजिएगा कि कैसे रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करता है ना, तो 1360 नहीं, ये 1500 रुपए तक का भी टारगेट हमें अचीव करके दे सकते। लेकिन एक पता लगना चाहिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। अगर कंपनी थोड़ा सा भी नेगेटिव परफॉर्म करता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करता है, तो आप समझ सकते हो रिएक्शन क्या आएगा। जैसे रिएक्शन हमें बहुत सारी कंपनीज के अंदर आया है नेगेटिव, वैसे हमें इस कंपनी के अंदर भी रिएक्शन आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे कंपनी अच्छे खासा परफॉर्म करने लगे, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी स्टार्ट करना, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते। तो चलिए अभी हम बात करने वाले अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एशियन इंटरनेशनल। 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 5% का अपर सर्किट लग चुका है। यही वो कंपनी, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।